आज आप लोगों के लिए इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य वंश को ट्रैक की सहायता से पढ़ाने वाला हूं। और जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 15 मिनट का वीडियो है और आपका पूरा मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा। यह ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश जिसका समय था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले हम मौर्य वंश के शासकों को क्रमानुसार देख लेते हैं कि मौर्य वंश के कौन कौन से शासक थे, वो भी क्रम अनुसार। तो इसके लिए मैंने ट्रैक बनाई हुई है। चंद्रबिंदु आसेक रथ से साली देवर सात बहे। बहुत आसान ट्रैक है। चंद्रबिंदु आसेक रथ से साली देवर सात बहे। चंद्र से मतलब है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, आसेक से अशोक, रथ से दशरथ, से बना संप्रति, साली से बना शालीशुक, देवर से देववर्मन, सात से बना सत धनवन और बहे से बना बृहद्रथ। तो ये बात हो गई मौर्य वंश के शासकों को क्रमानुसार याद करने की ट्रिक की। अब हम इसमें से देखें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं और अशोक हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में 99% यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों से। ठीक है, बाद के शासक महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर भी वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले क्या था हमारा चंद्र से बना हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने में किसकी सहायता ली थी? तो ध्यान रखिए, आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। जितने पॉइंट बताता जा रहा हूँ नोट करते जाना। एग्जाम में पूछा गया है कि घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? तो ध्यान रखना, आचार्य चाणक्य की। क्योंकि आचार्य चाणक्य वो थे जिनका घनानंद ने बीच सभा में अपमान किया था। तो उसी समय पर चाणक्य ने सोच लिया था कि एक दिन में तुम्हारे वंश का ध्वंस करवा दूंगा। तो उन्होंने इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में चाणक्य को प्रधानमंत्री के पद पर रखा था। इतना क्लियर हुआ है आपको? अब देखिए, चाणक्य के अन्य नामों पर आते हैं। जो आचार्य चाणक्य थे, इनका अन्य नाम क्या था? कौटिल्य। पूछा गया है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य था। और चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बचपन का नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त। और चाणक्य ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। किसने लिखी है इस पुस्तक को? इसको लिखा है चाणक्य ने। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें हम, जो मौर्य साम्राज्य है इसको प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य किसे कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य को। स्थापना किसने की थी इसकी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। क्लियर? और जो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो वो थी राजतंत्रात्मक। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों को देख लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। किसने कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने कहा है सेंड्रोकोटस। जितने पॉइंट यहाँ पर बताता जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, इसलिए आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और नोट करते जाएं। और जो मुद्रा राक्षस है, बहुत ही फेमस रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में
चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा गया है। क्या कहा गया है मुद्रा राक्षस में? बिरसल। बिरसल का अर्थ होता है नीचे जाति में उत्पन्न या नीचे कुल में उत्पन्न, ठीक है। और मुद्रा राक्षस, ये रचना किसकी है? तो रचना है विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें, जो बौद्ध साहित्य ग्रंथ है महावंश, बौद्ध साहित्य ग्रंथ है महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? बिरसल, मतलब निम्न कुल में उत्पन्न। और जो बौद्ध साहित्य महावंश ग्रंथ है इसमें कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय। आप देखिए साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गया है, हर ही बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, जो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बेबीलोन का राजा बन गया था। तो क्या होता है, 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है। बाद में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हो जाती है और उस संधि के दौरान जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और अपनी संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। कौन देता है? सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है अपनी संधि शर्तों के अनुसार। और क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस निकेटर को कुछ उपहार देते हैं। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी भेंट करते हैं। कितने हाथी देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, ठीक। आप देखिए, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में मौर्य साम्राज्य की भव्यता और प्रशासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और जो जैन मुनि भद्रबाहु थे उनसे इसने दीक्षा ली थी। किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अपने शासन के अंतिम दिनों में यह अपना सब राजपाट त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो बिताया था श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा या कहें उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दे दिया, ठीक है। कब किया? 298 ईसा पूर्व में। फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार कौन बनता है? वो बनता है बिंदु से बिंदुसार, जिसका समय रहता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार के अन्य नामों पर देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। वायु पुराण में बिंदुसार को बारिसार और भद्रसार के नाम से जाना जाता है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जाना जाता है सिंहसेन के नाम से। यूनानी लेखों में
बिंदुसार को कहा जाता है या जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का दुश्मन। ठीक है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लें, जो डाइमेकस है वह बिंदुसार के शासनकाल में ही आया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिंदुसार किसके शासन सॉरी डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था, तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। और तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में। पूछा जाता है कि तक्षशिला में विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, जिसका दमन किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है अशोक, वही इसका दमन करता है तक्षशिला में विद्रोह का। अब होता क्या है साथियों, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद कौन आया? इसके बाद आएगा हमारा आशक से अशोक। ठीक है। ये हमारा जो आशक है ये ट्रैक का वर्ड है। चंद्रबिंदु आशक था ना ट्रैक में, वही वर्ड यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो आशक से क्या? अशोक। देखिए 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु तो हो गई। अब क्या होता है 273 ईसा पूर्व में अशोक को शासक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो अशोक के भाई होते हैं, तो अशोक को अपने भाइयों के साथ विद्रोह करना पड़ता है और लगभग 4 साल तक अशोक का अपने भाइयों के साथ विद्रोह चलता है। और फिर 273 में वो देखिए उसे शासक घोषित किया था। लेकिन जो अशोक का राज्याभिषेक है वो होता है 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। हाँ, अशोक की माता का नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था अशोक की माता का नाम? सुभद्रांगी। और पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। ये ध्यान रखना। अशोक के अन्य नामों की बात करें हम, तो जो अशोक थे यह प्रारंभ में बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, जिस वजह से इन्हें कामाशोक या फिर चंडाशोक कहा जाता था। और ये तो हजारों बार पूछा गया है, गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में अशोक का नाम प्रियदर्शन और प्रियदर्शी मिलता है। क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, जिसमें अशोक का नाम प्रियदर्शन और प्रियदर्शी मिलता है। गाइड यहाँ पर बात करें हम अशोक के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की, जो था कलिंग का युद्ध। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसे अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध के बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। ठीक है। जो कलिंग का युद्ध था वो हुआ किसके साथ था? तो कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच हुआ था, और इसमें अशोक की विजय हुई थी। लेकिन इस युद्ध में क्या है, बहुत ज़्यादा रक्तपात हो गया था। इसमें लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे और बहुत सारे सैनिक घायल भी हो गए थे। तो इस भयानक नरसंहार को देखकर अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया था, और अशोक ने निश्चय कर लिया था कि वो हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाने का। ठीक है। अशोक ने क्या किया था? फिर हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया, और इसी वजह से इस युद्ध को अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध कहा जाता है। ठीक है। और जो कलिंग का युद्ध है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है। तो 13वें शिलालेख से कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया
कि कलिंग के युद्ध के बाद क्या होता है, अशोक ने अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया। और अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध भिक्षु उपगप्त थे, इनसे अशोक ने दीक्षा ली। पूछा गया है अशोक ने दीक्षा किससे ली थी, तो अशोक ने दीक्षा ली थी बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार अपने देश विदेशों में बहुत ज़्यादा किया। और अशोक का पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा, श्रीलंका। क्यों भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। पूछा जाता है, पुत्र का नाम पूछा जाता है, पुत्री का नाम पूछा जाता है, कहाँ भेजा, क्यों भेजा, इस सारे पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप लोग नोट करते जाएं, क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, जो कलिंग का युद्ध है, इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद क्या है, अशोक ने, नाम सुना होगा आपने, धम्म नीति को अपना लिया था, जो कि बौद्ध धर्म जैसी थी, जैसे हिंसा ना करना, इस टाइप से उसमें बहुत सारे थे, ठीक, नियम थे। और ये देखिए, जो बौद्ध संगति है, तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी 250 ईसा पूर्व में, वो अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। क्या बोला मैंने, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी को अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, और अशोक ने 2 महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की, जिनके नाम थे कश्मीर का श्रीनगर और नेपाल का ललित पाटन। ठीक है, कश्मीर का श्रीनगर और नेपाल का ललित पाटन, इन दोनों नगरों की स्थापना किसने की, अशोक ने की। ठीक, चलिए, और देखिए अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। लेकिन 84,000 स्तूपों को हम याद नहीं रख सकते हैं और ना ही यहाँ वहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, सांची का स्तूप जिसका निर्माण कराया था अशोक ने, और सांची का स्तूप है कहाँ पर, तो यह है मध्य प्रदेश में। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। अब देखिए, अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब देखें, सबसे पहले हम बात करें शिलालेखों की। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था, तो शिलालेखों का प्रचलन भारत में अशोक ने ही किया था। और अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14, जिनकी खोज 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फेंथेलर ने की। ठीक है, और जो अशोक के अभिलेख हैं, इनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली, तो सफलता सबसे पहले मिली थी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने से पढ़ा था। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम शिलालेख की। और जो भारत में अशोक के अभिलेख मिले हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। और देखिए, जो अरमाइक लिपि के अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो अरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान से। और खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। और अशोक के स्तंभ लेखों की बात करें
देखिए शिलालेख की बात खत्म हो गई, अब आ गए हम स्तंभ लेख पर। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेख हैं 7। ठीक है, शिलालेख पूछे जाए बताना है 14 और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो 7 स्तंभ लेख हैं अशोक के, ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है बार बार। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। और अशोक का जो 7वां अभिलेख है यह सबसे लंबा है। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा है, ठीक है, अशोक का 7वां स्तंभ लेख है, वो सबसे लंबा है। और सबसे छोटा स्तंभ लेख है रोमेनदेई का स्तंभ लेख। और बात करें जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कैसा है? ऊपर देखा होगा 4 शेर हैं और नीचे इस तरह से लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है? इस सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्र चिन्ह। ठीक है, अब देखिए शिलालेख की बात हो गई, स्तंभ लेख की बात हो गई, अब आते हैं गुहा लेख। गुहा लेख है बिहार राज्य के गया जिले में स्थित 3 गुफाओं की दीवारों से प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? गुहा लेख। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम का मुखिया ग्राम में कहलाता था। ठीक है, अब होता क्या है साथियों, जो अशोक थे इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। और देखिए अशोक के बाद जो शासक रहे हैं वो ऐसे ही रहे। जब से अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बाद अशोक ने क्या अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। और धीरे धीरे क्या है मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया। और अशोक के बाद तो जो शासक आए वो सब ऐसे ही रहे, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये पक्का पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और एक नए वंश, क्या नाम था उस वंश का? शुंग वंश शुरू होता है मौर्य वंश के बाद। ठीक है, तो साथियों आज हमने पूरे मौर्य वंश को ट्रैक की सहायता से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।